नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है जिसमें मैंने आपको भाग 5 में सारे जो अपने आर्टिकल पढ़ते हैं जिससे रिलेटेड है। लोकसभा भी मैंने करवाई है आपको, राज्यसभा भी करवा दी, उसके जो मेंबर हैं उसके अध्यक्ष हैं, ये सारे मैंने आपको करवाए हैं। कुछ और इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो मैं छोड़ना नहीं चाहती, वो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये जानना भी ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा कि आपने लोकसभा का स्पीकर देखा, डिप्टी स्पीकर देखा, सेक्रेटरीट देखा उसका, और उसके बाद आपने राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, पैनल के बारे में जान लिया, सेक्रेटरी के बारे में जान लिया। और आज हम जानेंगे कि जो सदन का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है, गणपूर्ति क्या होती है, इनके वेतन और भत्ते क्या होते हैं और कैसे मिलते हैं इनको, इस चीज़ के बारे में हमने जानना है। शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम सदन का नेता, विपक्ष का नेता, गणपूर्ति क्या होती है, वेतन और भत्ते के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। सदन का नेता। सदन का नेता होता कौन है? प्रधानमंत्री। अगर वो लोकसभा से प्रधानमंत्री बना है तो, अगर वो प्रधानमंत्री राज्यसभा से बना है तो सदन का नेता उसे लोकसभा में से ही किसी मंत्री को बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? सुनो ध्यान से। देखो, हमारे जब जनरल इलेक्शन होते हैं, ये आपकी है लोकसभा, ये आपकी है लोकसभा और ये आपकी है राज्यसभा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त किए हुए दल के नेता को, हमें ये लगता है कि शायद लोकसभा से अगर चुन के आए हैं एमपी तो वहीं से बना देंगे, नहीं, उसी पार्टी का इधर भी तो मेंबर होते हैं, राज्यसभा में होते कि नहीं होते हैं। तो जो पार्टी जनरल इलेक्शन में बहुमत प्राप्त करती है उस पार्टी का लीडर को राष्ट्रपति क्या करता है जी? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वो राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। सदन का नेता प्रधानमंत्री होगा अगर वह लोकसभा से ही नियुक्त हुआ हो तो। अगर वो राज्यसभा से नियुक्त हुआ है प्रधानमंत्री तो वो क्या करेगा? लोकसभा में से किसी मंत्री को सदन का नेता मनोनीत कर सकता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और दोनों सदनों के नेता होते हैं जी। आगे देखते हैं। देखो क्या कहते लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। ठीक है जी। डेप्थ में मैंने आपको बता दिया कि अगर लोकसभा का है तो लोकसभा का तो प्रधानमंत्री कहला ही जाएगा, नेता सदन का नेता बन जाएगा। अगर वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना है तो उसे अधिकार है कि वो लोकसभा के में से किसी मंत्री को क्या बना दे? सदन का नेता बना दे। यदि वह, यहां पे यदि आएगा, यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत, क्या है जी? लोकसभा का सदस्य होगा। सुनो ध्यान से, कहने का मतलब है कि यहां का क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री सदन का नेता होगा अगर वो लोकसभा से है। अगर वो लोकसभा से नहीं है या फिर प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है और राज्यसभा का सदस्य है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। बात समझ रहे हो? राज्यसभा का जो नेता होगा वो राज्यसभा से ही होगा और उसको मनोनीत कौन करेगा, नॉमिनेट कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है जी। आगे देखते हैं। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। अब नेता बन गया जी, उसे क्या अधिकार है कि सदन के काम करने का, निष्पादन करने का, क्रियाकलाप करने का। ठीक है जी। और उसे उपनेता चुनने का भी क्या है? मनोनीत करने का भी अधिकार है। इसी तरह का कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है।
एक कार्यकारी होता है अमेरिका में, ठीक है जी, उसे बहुमत का नेता बोलते हैं अमेरिका में। जैसे हमारे यहाँ पे सदन का नेता बोलते हैं, वहां पे बहुमत का नेता बोलते हैं उसको। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है जी। ऐतिहासिक तौर पे ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए, जैसे अपने 1966 में इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा से आया था, या आपसे पूछ लेंगे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कौन सा नेता राज्यसभा का मेंबर था। दिमाग में रखना है आपने तीन, अभी ध्यान से देखो। 1966 में इंदिरा गांधी राज्यसभा से, देवी गौड़ा 1996 राज्यसभा से, और मनमोहन सिंह जी 2004 में राज्यसभा के मेंबर थे ये। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे इसमें से प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कौन राज्यसभा का मेंबर था, तो आपको पता होना चाहिए बातों को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विपक्ष का नेता जान लेते हैं। विपक्ष का नेता क्या होता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसद के दोनों सदनों में से एक एक विपक्ष का नेता होता है, ठीक है जी, दोनों सब, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, दोनों में क्या है? विपक्ष के नेता है दोनों में। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए। मतलब कि अगर लोकसभा में विपक्षी दल का, मतलब विपक्षी दल का नेता है, उसे कितनी सीटें चाहिए अपने पार्टी में? जैसे 550, मतलब 543 है, इसका 10वां हिस्सा चाहिए, यानी कि लगभग 54 मेंबर उसको चाहिए, विपक्षी दल को, ठीक है जी। विपक्षी दल का नेता, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होनी चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता की मान्यता मिलती है, तभी उस पार्टी को, उसके लीडर को विपक्ष का नेता माना जाएगा अगर वह पार्टी टोटल सीट का 10% हिस्सा हासिल करे। ध्यान में रखना इस बात को। ऐसे ही कोई विपक्षी दल नहीं बन जाता, इनके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि कम से कम आपको जितनी सीटें हैं उसका 10वां हिस्सा आपके पास होना चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय विपक्ष में, संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका कार्य सरकार के कार्यों को उचित आलोचना, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसलिए लोकसभा एवं राज्य सभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली थी, इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई थी विपक्ष के नेता को जी, ये ध्यान में रखना है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखो, काम क्या है इसका? सरकार के कामों की क्या करना? आलोचना करना। सरकार पे एक चेक लगाए रखता है ये, ठीक है जी। आलोचना से क्या होगा? सरकार पे एक चेक लगा रहेगा, वॉच डॉग की तरह ये ध्यान रखते हैं। ये क्या कर लेंगे कि सरकार की गलत नीतियों पे अंकुश लगाएंगे, अपनी मनमानियां करने से रोकेंगे। विपक्षी दल का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है जी। और अगर मान लो सरकार गिर जाए, भंग हो जाए, तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी। ये प्रधानमंत्री का कार्य कर सकता है विपक्षी दल का नेता। आगे बढ़ते हैं। कहते उसे वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह ही मिलते हैं। इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है ये भी। कहते 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह के कार्य वाले को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। ये मैंने बता ही दिया। 2 डेट याद रखनी है। इंपॉर्टेंस मिलना कब स्टार्ट हुई थी? 1977 में। और ये आया कब था? पहली बार मान्यता मिली थी 1965 में। क्वेश्चन भी इसी तरह से आते हैं। 2 तारीख याद रखना। पहली बार महत्व कब मिला? 1977 में। मान्यता कब मिली इसको? 1965 में मिली। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, ये एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। कहते विपक्ष का नेता, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। ये भी बात को ध्यान में रखना, संसद के दोनों सदन में होते हैं ये विपक्ष के नेता। यह सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होता है। इसका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों एवं सरकार की उचित आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। ऑप्शनल सरकार, अगर मान लो किसी कारण क्या है, रूलिंग पार्टी जो अभी सरकार सत्ता में है वो गिर जाए, भंग हो जाए, तो ये प्रधानमंत्री का कार्य कर सकता है। इसे कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं मिलती है। इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। समझना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गणपूर्ति, मीटिंग करनी है अभी। गणपूर्ति क्या होती है, कोरम क्या होता है? इसे कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। दोनों में ही, राज्यसभा चाहे लोकसभा, मीटिंग करनी है तो टोटल जितनी है ना मेंबर, उसका 1/10वां हिस्सा प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मीटिंग हो सकती है। आगे है, इसका अर्थ है यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। 550 सीटें हो सकती हैं उसमें, और उसका 10% कितना बन गया, 55 बन गया। इसी तरह से 250 सीटें 25 हो गया। और करंट सिचुएशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना आप। कहते यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर देता है या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। राज्यसभा का हेड कौन? सभापति, वाइस चेयरमैन। लोकसभा का कौन? स्पीकर, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। ये दोनों ही क्या कर देखेंगे, अगर तो भाई सदस्य पूरे नहीं है तो मीटिंग को क्या करेंगे, स्थगन कर देंगे, हटा देंगे, रोक देंगे, ठीक है जी। या फिर सदस्य पूरे होने तक क्या करेंगे, मीटिंग चालू नहीं करेंगे या करेंगे ही नहीं। इनके वेतन भत्ते के बारे में जान लेते हैं। कहते संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। सुनो ध्यान से, इनकी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है, ठीक है जी। इन्होंने अधिनियम बनाया बाद में। कहते 1954 में या 53 में आया था, 54 में पास हो गया था, मतलब लागू हो गया था। 1954 में 54 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया, ठीक है जी। कहते वर्ष 2018 में सदस्यों को वेतन के रूप में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिमाह कर दिया। चुनाव क्षेत्र का भत्ता 45,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया। कार्यालय खर्च 45,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया। इसके पहले 2010 में कार्य करने के दौरान प्रत्येक दिन के आवास के लिए दैनिक भत्ता 1,000 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया, ठीक है जी। ये बाहर जाते हैं, जो भी काम करते हैं, रैली, जो भी बाहर निकलते हैं तो किसी काम के लिए भी, अपने देश के किसी भी काम के लिए, तो ये क्या करते हैं, इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। भाई ऐसे फ्री में काम थोड़ी ना करते हैं। 1976 से सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि में पेंशन पाने का हकदार हो गए हैं। ये 1976 में हुआ है जी, ऐसे हकदार बन गए, हकदार। और ये क्या करेंगे, जैसे मान लो एक कार्यकाल इन्होंने 5 साल का निभाया तो उस कार्यकाल की पेंशन लग गई। फिर अगली बार मान लो चलो वही बन गया मंत्री, प्रधानमंत्री, तो उसको अगले कार्यकाल की भी एक पेंशन और मिली, डबल पेंशन, ट्रिपल पेंशन, ऐसे चलती रहेगी इनकी। इनके अलावा उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन, उपसभापति, वाइस चेयरमैन के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती है।
ठीक है जी, आपको इस चीज का ध्यान रखना। कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। वह भारत की संचय निधि पर भारित है, मतलब भारत की संचय निधि से इनको सैलरी दी जाती है। वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है, मतलब जो हमारा एनुअल बजट तैयार होता है उसके अधीन नहीं होता। कहते हैं 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन व भत्ता अधिनियम पारित हुआ। संसद में, ये मैंने अभी बताया 1900, कहीं कहीं पे आपको 1954 में मिल रहा है और 1900 ये भी मिल रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारियों का नाम निम्न में से किसी पदाधिकारी का भी हो सकता है: राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 2.25 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया प्रतिमाह हर महीने। उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी हैं, जो दर संसद सदस्यों के लिए निर्धारित है। ठीक है जी। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी, राज्यसभा के सभापति अतिरिक्त अन्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है पूरा कार्यकाल के लिए प्रतिदिन के हिसाब से, जिस दर पर संसद सदस्यों को दे है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और ध्यान से पढ़ना इस चीज को। और एग्जाम आपको, मतलब एग्जाम में तो चलो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, सैलरी वगैरह तो पूछ लेते हैं, हाँ, बट ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए इन चीजों की। आगे बढ़ते हैं। साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़कर उसी दर पर चुनाव क्षेत्र क्या भत्ता दिया जाता है। आगे है, जो दर संसद सदस्यों पर लागू है वह उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता उसी दर पे प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को मिलता है। ठीक है जी। ये 2000 नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है। उसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति को जो न्यायिक भत्ता मिलता है वह राज्य मंत्री को दे दर के बराबर होता है, जो क्या है 1000 रुपये प्रति माह के तौर पे। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये अपना वेतन के बारे में अपना क्लियर हो गया कि ऐसे, मतलब इतना डीप तो मैंने अभी तक किसी एग्जाम में नहीं देखा है, बट ये है कि हाँ आपको जानकारी होना चाहिए। सारे मिनिस्टर की सैलरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सबकी आपको सैलरी लगभग जो मेन है आपके गवर्नर की, ये सबको आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।